गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 20 एन के करंट अफेयर्स जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है, इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई हमारी। आज हम लोग देखेंगे सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ में काफ़ी टॉपिक है। सबसे पहली टॉपिक जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चाइल्ड मैरिज के बारे में देखेंगे। एंड देन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो कि एजुकेशन सिस्टम में ये निकल कर आ रहा है। फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हेल्थ केयर इन इंडिया, क्राइम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे 2020 का। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया है। एंड सम ऑफ द न्यूज़ इन शॉर्ट्स जो कि छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, बट अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो बड़ा धमाका कर दिया जाता है अगर आप लोगों को नहीं पता है। तो इस पर भी फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं कितनी टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, चाइल्ड मैरिज। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग जुड़ सकते हो। चाइल्ड मैरिज की बात अभी क्यों स्टार्ट हुई है? क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान लाया गया जिसमें कि आप देखो कि स्टेट को कम्प्लीटली चाइल्ड मैरिज से फ्री किया जाएगा 2030 तक। तो सोचिए कि हम लोग कई तरीके के टारगेट लगा रहे हैं। 2022 तक तो हमारा ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर का काफ़ी टारगेट है। इसमें से एक टारगेट है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसे डबल करना है। और उसके बाद आप देखो कि 175 गीगावाट का जो हमारा सपना है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसे हम लोग को टारगेट को मीट करना है। और बहुत सारे टारगेट है। अगर आपको याद आ रहा है कुछ और भी टारगेट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट टारगेट हमारा 2030 का है। सबसे पहली टारगेट इसमें आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि आपको अपने आप में ही 17 गोल्स इसमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे हमें टारगेट अचीव करनी है, सारे टारगेट को मीट करनी है। इसी के तहत बहुत सारे टारगेट आ जाते हैं, क्योंकि 17 गोल है तो 17 गोल में सब आ जाता है, उसी में आपका चाइल्ड मैरिज भी आ जाता है। बट कभी भी आप ये नहीं देखे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का स्टेप्स लिया गया कि हाँ, हमारे देश में चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली फ्री किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि उड़ीसा गवर्नमेंट इस तरीके की एक यहाँ पे बात लेकर आए तो ये काफ़ी करेजियस थिंग है। ओके, तो इसलिए ये काफ़ी बड़े मुद्दे भी बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा 5 डिपार्टमेंट को यहाँ पे लाया गया जो कि एक साथ वो देखेंगे, स्टेट स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान बनाएंगे। जिसमें कि आप देखो कि 2019 में पहले क्या था कि स्टेट के द्वारा 5 ईयर जो ये आपका स्टेट स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान है इसको रोल आउट किया गया था। और इसके लिए क्या था ना कि चाइल्ड मैरिज को, यानी कि जो बाल विवाह होता है वो इस राज्य में पूरी तरीके से ख़त्म करना है। उसके लिए ये एक स्ट्रैटेजी प्लान लाया गया था 2019 में ही। ये जो डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि मास एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जब तक लोगों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तब तक ये चाइल्ड मैरिज जो है ना कभी नहीं पीछे हटेगा। आप देखो कि मैं भी लड़की हूँ, बट मेरे घर में क्या है कि एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दी जाती है। तो मेरे घर में हर कोई आपको एजुकेटेड देखने को मिलेगा, इसलिए मुझे भी पढ़ाया गया, मुझे भी इस काबिल बनाया गया कि मैं पहले पढूं, अपने पैर पे खड़े रहूं, उसके बाद ही शादी करूं। तो ये वाली एक जो धारणा है ना, ये तभी आती है जब आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हो। तो यही बातें कही गई है कि मास एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्निकल एजुकेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्केड्यूल ट्राइब्स स्केड्यूल कास्ट डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेजोरिटी आप देखते हो कि जो हमारे देश में वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, उनके पास जो है उस तरीके की नहीं हो पाती कि वो पढ़ाई करे। हालांकि सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, बट फिर भी आप देखो कि कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। साथ ही हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम है। तो ये सब यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में आप देखो कि इन सारे ग्रुप के लोग जो है ना, जो भी आप मिनिस्ट्री कह सकते हो, वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। अब चाइल्ड मैरिज के बारे में कुछ बेसिक बात समझते हैं। चाइल्ड मैरिज जो कि यहाँ पे एक फॉर्मल मैरिज होती है, विवाह होता है। एक इनफॉर्मल यूनियन भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है ना एलिजिबल एज से पहले ही वो इस फॉर्मल मैरिज में वो इंटर करते हैं। एलिजिबल एज कहने का क्या मतलब है? हमारे देश में कानून है, अभी सारी बातें मैं बताऊंगी आपको, जिसमें ये कहा गया है कि 18 ईयर्स अगर यहाँ पे लड़की का है और 21 ईयर्स अगर लड़के का है तो ये एलिजिबल है शादी करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाल विवाह हो रहा है, इट मीन्स कि बच्चों में हो रहा है, ये इट मीन्स कि 18 ईयर से कम की लड़की होगी, 21 ईयर से कम के लड़के होंगे। इसलिए ये आप देखो कि एलिजिबल एज नहीं पहुंचने से पहले जो शादी होती है उसे हम लोग चाइल्ड मैरिज कहते हैं। लेकिन आप देखो कि हमारे देश में 2006 का कानून है जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें मैरिजेबल एज ही आपका डिफाइन किया गया है कि मेल्स के लिए 21 होगी और फीमेल्स के लिए 18 होगी। सो ये चीज़ें ध्यान है। उसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो सेवियरिटी और प्रिवलेंस, कहाँ कहाँ चाइल्ड मैरिज हमारे देश में देखने को मिलेगा और किस हिसाब से चाइल्ड मैरिज है। इंडिया में आप देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्राइड जो है पूरे वर्ल्ड में, 1/3 ऑफ द ग्लोबल की टोटल अगर हम लोग देखें
तो 1/3 यानी कि 100 है तो 1/3 अगर आप लोग देखोगे तो 33% हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज जो है इंडिया में है। नियरली 16% एडोलेसेंट गर्ल है जिनकी 15 से 19 साल है और वो आज के डेट में शादीशुदा है। अगर हम लोग चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम देखें तो ये बहुत सारे शहर में आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली कहाँ है तो नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में है। जैसे कुछ राज्य आप लोग देख सकते हो जहाँ से अगर आप लोग भी बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बिहार, झारखंड हो गए, आंध्र प्रदेश हो गई, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है। तो बिहार, झारखंड, यूपी तो आप लोग को याद रखना ही है। उसके अलावा आप लोग वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, और अगर वेस्ट में जाते हैं तो राजस्थान है जिसमें आज की भी डेट में बाल विवाह होती है। वहीं अगर हम लोग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से देखें, इनकी डेटा 2020 में लाया गया जिसके थ्रू ये बताई गई है कि 785 केसेस है जो कि रजिस्टर्ड किया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत। इट मीन्स कि यहाँ पे इतने ही केसेस जो है, आपको बस इतना केसेस देखने को मिलता है कि ये रजिस्टर्ड होते हैं, बट एक्चुअली आप लोग देखते हो कि बाल विवाह जो होते हैं ना उसके अगेंस्ट में केसेस रजिस्टर्ड होना इट्स नेक्स्ट टू टफ, बहुत टफ है कि लोग ऐसा काम करते हैं। हमारे देश में इस चीज़ों को बहुत हद तक बढ़ावा दिया जाता है, तो इसके अगेंस्ट में केसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। रियलिटी इससे कई गुना ज़्यादा होता है। ओके, बट जो भी यहाँ पे डेटा आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, ट्राई टू इंक्लूड दिस डेटा इन योर आंसर राइटिंग। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि चाइल्ड मैरिज को रोकना, इसमें कैसी कैसी चैलेंजेस देखने को मिलती है। सबसे पहली बात होती है कल्चर। आप देखते हो कि हमारी जो बाल विवाह का जो ये प्रैक्टिस है ना नॉर्दर्न इंडिया में, ये बहुत पुराना है। जैसे कि अगर हम लोग राजस्थान में देखें तो अक्खा तीज कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना एक साथ ही उनकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ ही उनकी शादी होती है, तो ये इसको अक्खा तीज कहते हैं राजस्थान में। तो इट मीन्स कि ये हमारे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्टेड है। तो जो चीज़ें हमारे पुराने समय से होते आ रही है तो उस चीज़ों को ख़त्म करना ये थोड़ी सी टफ हो जाती है। सेकेंड है कि हमारे देश में पॉवर्टी है। जैसे कि अभी मैं बोली कि एजुकेशन जो है, ये पावर ऑफ एजुकेशन है जिससे कि हम लोग इस कुरीतियों को भी हम लोग दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। और लड़कियों की जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आगे पॉइंट देखूंगी, बट यहाँ पे पॉवर्टी होता है जिसके कारण आप देखो डॉरी भी एक यहाँ पे जो कि दहेज प्रथा भी हमारे देश में है, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण जो है लोग यहाँ पे पैसे नहीं दे पाते हैं। तो उसके कारण भी ये चीज़ें देखने को मिलती है कि बच्चों की ही शादी हो जाती है। पेट्रियार्कल एटीट्यूड भी है हमारे यहाँ, इट मीन्स कि पुरुष प्रधान देश है, तो चाइल्ड मैरिज जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक्चुअली ये जो बढ़ावा दिया गया था ये पुरुषों के द्वारा ही बढ़ावा दिया गया है। और ये जो ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने का गर्ल्स का, ये आप लोग देखो कि एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक इस तरीके की धारणा बनाई गई है कि अगर घर पे लड़कियां हैं, बेटी है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लड़का ही होना चाहिए। तो अगर वो अपने एडल्ट वाले फेज़ में आ रही है, एडोलेसेंट वाले फेज़ में आ रही है, तो फिर उसके बाद जो है फैमिली वाले सोचते हैं कि आप इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और प्रोटेक्शन किस चीज़ से, तो सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलता है, हरासमेंट देखने को मिलता है। तो पहले ये ड्यूटी जो है फादर की होती है, लेकिन उसके बाद आप देखो हस्बैंड की हो जाती है। तो चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे जो है आपका लिंक किया गया है कि फैमिली की ऑनर को, यानी कि जो मान सम्मान है उसको मेंटेन करना। ओके, उसके बाद आप देखो स्क्यूड सेक्स रेशियो है बहुत सारे राज्यों में, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, तो यहाँ के सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग सेक्स रेशियो यहाँ पे 1000 बॉयज़ में देखें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो बहुत कम देखने को मिलती है। वही बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। अभी भी आप लोग देख रहे हो कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 की, बट कितने लोग जानते हैं? आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो, अगल बगल के लोग से भी पूछ सकते हो कि क्या उनको पता है कि हमारे देश में ऐसी रिलेटेड कुछ कानून भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बस इतना सुने होंगे हाँ सरकार के द्वारा कुछ कानून लाया गया था, बट एग्जैक्ट उस कानून में क्या रखी गई है उनको उनके बारे में नहीं पता होता है। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग देखो कि इस कानून को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट अगर किया जाएगा, अगर ये ज़मीन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ऑब्वियस है कि हर एक जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं इसको एलिमिनेट करना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ जो नंबर है यहाँ पे चाइल्ड मैरिज की वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है। सो दीज आर द चैलेंजेस। वे अहेड में बताया गया कि सबसे पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है उसे हम लोग को इम्प्रूव करना होगा। हमारे देश में कानून है, लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कानून को लागू नहीं किया जाए। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना है मैरिज का।
देखिए कहीं पे भी अगर आप लोग भी देखते हो कि बाल विवाह हो रही है तो उसके अगेंस्ट में आप लोग केस लॉस कराओ, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि दोनों बच्चों की जो भविष्य है, बेसिकली जो लड़कियों की, लड़के के तो भविष्य में कोई आँच नहीं आती है, वो वैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों की जो भविष्य है वो कहीं अंधकार में चले जाती है। तो ये बहुत बेटरमेंट होगा कि अगर आप लोग सोसाइटी के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा कर पाओ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन कराना, जो भी आप देखो कि बाल विवाह होता है। उसके अलावा आप देखो कि मैंडेटरी कर देनी चाहिए, कंपलसरी कर देनी चाहिए हर एक शादी को रजिस्ट्रेशन। आज के डेट में आप देखते हो कि कोर्ट मैरिज किया जाता है। अगर आप लोग भी कहीं से भी शादी कर रहे हो, किसी भी धर्म में हो, तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज से क्या होता है ना कि ये प्रूफ होता है कि हाँ आपकी शादी हो चुकी है और किससे हुई है, कब हुई है, सारी चीज़ें आपको एक सर्टिफिकेट के थ्रू प्रूफ मिल जाता है। तो इस चीज़ को मैंडेटरी करना होगा। जब तक हम लोग इसको मैंडेटरी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंडेटरी होगा तो उस सर्टिफिकेट में एज भी लिखना होगा, और बच्चे की बाल विवाह होगी तो उसमें एज लिखेंगे तो फिर तो वो कानून के अगेंस्ट वहीं पे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का केस था, जिसमें ये कहा गया था कि सारे टाइप्स ऑफ मैरिज को रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए और ये चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए। बट अभी तक ये इस केस को भी लागू नहीं किया गया। साथ ही गर्ल्स की जो एक्सेस है स्कूलिंग की और हायर एजुकेशन की, इसको बढ़ाना चाहिए। यही बातें मैं कह रही हूँ कि पावर ऑफ एजुकेशन, जो कि गर्ल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चियों को पढ़ाया जाएगा तो आप लोग देखो कि अगर 12th तक कराया जाए तो उसकी 18 ईयर्स ऐसे ही हो जाएगी। 18 ईयर्स के बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगी तो 3-4 साल का अगर ग्रेजुएशन करती है तो 22-23 साल ऐसे ही हो जाती है। इस एज तक आते आते हर एक लड़की जागरूक हो जाती है और उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। फिर उनको एक पावर में मिल जाता है कि अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्किल है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, खुद के पैर पे खड़े हो सकते हो। तो ये सारी काम हो सकता है, आप जॉब कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट आपको मिल सकती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाए और बच्चियों की जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दे। इसी तरीके का काम आप लोग देख सकते हो कि कन्याश्री प्राकल्प स्कीम है, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया, और एक कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसका एम क्या था कि प्रमोट करना है, बच्चियों में सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करना है और जो चाइल्ड मैरिज है उसको स्टॉप करना है। यानी कि 18 ईयर्स से पहले तो चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, और 12th तक अगर आप कायदे से बच्चियों को पढ़ाएंगे तो उनकी 12th तक जो है 18 ईयर्स हो जाती है, तो फिर ये बाल विवाह नहीं हो पाता है। तो ये बातें हैं। साथ ही इंश्योर करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स। बेसिकली आप देखो कि चाइल्ड मैरिज को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि लड़कियां जब एडल्ट एज में आती है तो उनके लिए सेफ्टी बहुत बड़ी बात होती है। तो सेफ्टी से बचाने के लिए परिवार वाले क्या करते हैं कि उनकी शादी कर देते हैं और फिर पिता से वो ट्रांसफ़र हो जाती है पति के हाथ में। तो ये जो आप देखो कि कुछ वल्नरेबल और पुअर फैमिलीज़ है, इनकी पोटेंशियल विक्टिम्स होती है ट्रैफिकिंग की। काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि बच्चियों को किडनैप करके भी उनको बेच दिया जाता है, कुछ अलग से प्रोफेशन में उनको डाल दिया जाता है। तो ये सारा काम नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हमारे यहाँ कानून है। उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है जिसमें कि ये कहा गया कि इमोरटल जो ट्रैफिकिंग है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, और फिर जो जो विक्टिम है, जो भी बच्चियों को अगर किडनैप करके कहीं भेजा गया है तो उनकी मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाती है, तो उनको फिर रिहैबिलिटेट किया जाएगा। इट मीन्स कि उनको कुछ ना कुछ स्किल प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो अपनी लाइफ को आगे लीड कर सके बेटर तरीके से। साथ ही नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन्स लेकर आना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में आज की डेट में आप देखो कि अवेयरनेस फैलाया जाए। जैसे टीवी सीरियल एक बालिका वधू आता था, अभी भी कुछ पार्ट 2 स्टार्ट हुई है, तो इस तरीके के सीरियल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उसमें बाल विवाह के अगेंस्ट में ही बातें बताई गई है। उसमें क्लियरली दिखाया गया है कि अगर बच्चियों की अगर बचपन में ही शादी हो जाती है तो फिर उनकी लाइफ कैसी होती है। तो ये काम करना चाहिए। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए सोसाइटी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, नॉर्म्स को समझने की ज़रूरत है, और जो यहाँ पे बिहेवियर है उसे समझने की ज़रूरत है। क्या काम करना होगा और वो भी थोड़े अलग तरीके से करना है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़कियाँ अगर अपने लिए आवाज़ उठाए, अपने लिए फ़ाइट करे, तो फिर ये काम आसान हो सकता है। लेकिन वही बात है कि जब तक उन्हें समझदारी बढ़ती है, जब तक उन्हें समझ में आता है, उससे पहले ही उनके माता पिता उनकी शादी कर देते हैं। तो ये बातें गलत है। तो इसलिए फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को यहाँ पे इंगेज्ड होना होगा और जो हमारी नेगेटिव सोशल नॉर्म्स है उसको दूर करना होगा। ठीक है, तो ये पूरी बातें बताई गई है। अब यहाँ पे इनबॉक्स कुछ न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले ये कानून देखिए कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की है। इस कानून में क्या है कि एक एज यहाँ पे फिक्स कर दिया गया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 18 ईयर्स और लड़कों के लिए 21 ईयर्स। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे क्या था ना कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पे रखा गया है। इट मीन्स कि अगर ऐसा पता चलता है कि कोई माता पिता अपने बच्चियों की बाल विवाह कर रहे हैं, तो एक तो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल कहने का मतलब होता है कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसी पावर होती है।
साथ ही साथ नॉन बेलेबल है, क्योंकि अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद बेल भी नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि मैरिज को जो है ना वो वैलिड जैसा ट्रीट करेंगे, बट वॉइडेबल भी होगा। कहने का मतलब है कि अंडर एज अगर मैरिज है तो वो वैलिड है, एज लॉन्ग एज माइनर अगर इन्वॉल्व है। अगर जो बच्चियां हैं अगर वो कह दे कि हाँ ये शादी करना चाहती है तो फिर उसको वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चियों के अगेंस्ट में जाना है, लेकिन हाँ अगर बच्ची कह दे कि नहीं उनके मन के विरुद्ध ये जाकर ये काम हुआ है तो फिर इसको वॉइड माना जाएगा, यानी कि इस शादी को नल माना जाएगा, नल एंड वॉइड। तो ये बातें कही गई इस कानून के तहत। साथ ही आप देखो कि काफ़ी एफर्ट्स भी लगाया गया है जिससे कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको हटाया जाए, और वो भी हमारे देश को आज़ाद होने से पहले ही। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1828 में राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज क्रिएट किया गया था। इनके द्वारा सती एक प्रथा थी जिसमें क्या होता था कि अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को भी उनके साथ जो है अपनी जान दे देनी पड़ती थी। तो बहुत सारी महिलाओं की यहाँ पे जान बचाई गई राम मोहन रॉय के द्वारा। और उसके बाद आप देखो कि विमेन के राइट्स के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी इन्होंने फ़ाइट किया। फिर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने फ़ाइट किया। उसके बाद आप देखो कि रुक्माई बाई है जो कि जिनका जन्म 1864 में हुआ। इनके द्वारा अपने हस्बैंड का जो क्लेम था कंजुगल राइट का, उसके लिए कंटेस्ट की। और एक केस था दादाजी वर्सेस रुक्माबाई, तो ये केस याद रखना है। इससे क्या हुआ कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में ये पास हुआ। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 का, जो कि फेमस है शारदा एक्ट के नाम से। इसको पास किया गया और इसमें एक एज फिक्स किया गया था कि लड़कियों के लिए 14 ईयर्स होगा और लड़कों के लिए 18 ईयर्स होगा। इसी के बाद आपको 2006 का जो है ये कानून देखने को मिलेगा जिसमें कि एज को यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया। अब देखिए चाइल्ड मैरिज तो करा दी जाती है, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन छूट जाती है। अगर एजुकेशन छूट गई तो फिर ये कहना मुश्किल है कि वो लाइफ में कुछ बेटर कर पाएगी कि नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होती है और सोशल आइसोलेशन हो जाती है गर्ल चाइल्ड की। इट मीन्स कि इनके साथ ये सारी पीड़ा देखने को मिलती है। हाई मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है, यानी कि जच्चा बच्चा यानी कि महिलाओं की और जो बच्चा यहाँ पे होता है उन दोनों की जान के ऊपर ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि देखिए एजुकेटेड वेमेन जो है वो अपना ख्याल भी बेटर तरीके से कर पाएगी और जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, उनका भी ख्याल बेटर तरीके से कर पाएगी। क्योंकि देखिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है। साइंस पढ़ने से ही और जनरल अवेयरनेस होने से ही ये समझ में आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है और फिर आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको अपने जो बच्चे हैं उनका ख्याल कैसे रखना है। तो ये भी हो पाता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप देखो कि हमारे देश में हाई मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। साथ ही साथ जो बाल विवाह कर दिया जाता है तो बच्ची जो है उनकी हेल्थ इस तरीके से ग्रोन अप नहीं हो पाती है, इस तरीके से उनका हेल्थ इतना मैच्योर नहीं हो पाता है कि वो बच्चे को जन्म दे। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी कम एज में शादी हो जाती है तो कम एज में बच्चे भी हो जाते हैं, जिनके कारण आप देखो कि माँ और बच्चे दोनों यहाँ पे मलन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। कई बार माँओं को आप देखो कि एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी होती है। बच्चों में भी कई तरीके की परेशानी देखने को आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें होती है कि जान जाने की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। साथ ही एडवर्स इम्पैक्ट हमारे इकॉनमी में देखने को मिलता है। ऑब्वियस है कि जब तक महिलाएं पढ़ेगी नहीं, अपना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा नहीं, जॉब नहीं करेगी, तब तक इकॉनमी में जो है एक बेटर आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हो कि फॉरेन कंट्रीज़ है, यूके, यूएस है, इन सब में इनकी जीडीपी ग्रोथ कितनी होती है, इनकी आप देखो ये इकॉनमी कितनी ग्रोथ होती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इकॉनमी के ग्रोथ में, इकॉनमी के डेवलपमेंट में सिर्फ पुरुष ही साथ नहीं दे सकते हैं। पुरुषों के कारण अगर हम लोग अपनी इकॉनमी को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो ये आज भी उतना ही है, कल भी उतना ही रहेगा जितना आज है। लेकिन अगर विमेन की कंट्रीब्यूशन रहे, जो कि 50% ऑफ हमारी पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, तो इससे हमारी इकॉनमी ज़रूर बूस्ट हो पाएगी और डेवलप हो पाएगी। साथ ही इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी है। आप देखो कि गरीबी जो है ना वो बढ़ते ही जाएगा। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो ऐसा कहा जाता है कि पूरा परिवार पढ़ लिया है। तो एक महिला के पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अवेयरनेस हो जाती है। फिर महिलाएं जो है वो समझ पाती कि हम तो हमारे दो वाली जो बातें होती है इसको समझ पाती है। नहीं तो आप देखते हो कि गरीबी में एक फैमिली के 7-8 बच्चे होते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये गरीबी कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए चाइल्ड मैरिज का ये सारे एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। हमारे देश की तो एफर्ट्स हम लोग देख लिए, लेकिन ग्लोबल एफर्ट्स क्या है जिसके थ्रू ये कहा जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करना है। अब टोटल 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें से 5 नंबर जो है इसमें कहा गया है कि अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी और विमेन और गर्ल्स को एम्पावर करनी है। इसी का अगर आप सब पार्ट देखो तो टारगेट 5.3 है,
जिसमें कि कहा जा रहा है कि सारे जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस है, जैसे कि चाइल्ड हो गया, अर्ली और फोर्स्ड मैरिज है, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है, तो इन सारे हार्मफुल प्रैक्टिसेस को भी एलिमिनेट करना है। सेकेंड है कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन 1979 है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो बच्चों की मैरिज होती है उसमें कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ ही अफ्रीकन यूनियन कैंपेन के द्वारा यहाँ पे लाया गया है कि एंड चाइल्ड मैरिज इन अफ्रीका। तो ये अफ्रीकन यूनियन है जिनके द्वारा ये अफ्रीका में जितनी भी कंट्रीज़ है उनके तहत ये रखा गया है कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना है। उसके बाद राजस्थान की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बिल 2020 आई है, तो इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए कि राजस्थान एक ऐसा शहर है जो कि पहली बार चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है ये समझिए। दोनों पार्टीज़, जो आप देखो कि लड़के की तरफ से लड़कियों की तरफ से, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मैरिज का, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उस जगह का, वहाँ पे मैरिज की रजिस्ट्रेशन करानी है, और वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है जहाँ पे वो लास्ट 30 डेज से रह रहे हैं, ठीक है। और मैरिज अगर हम लोग देखें कि ब्राइड ग्रूम और ब्राइड के बीच में जो हो रहा है वो यहाँ पे 21 ईयर्स और 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं कर रहे तो नहीं होगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनके साथ ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या फिर ब्लॉक मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, उनके पास ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सो दिस इज़ अगेन अ गुड पॉइंट, ओके। तो ये सारी बातें आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। तो चाइल्ड मैरिज जो कि आज के डेट में बिग हर्टल्स है, बिग इश्यूज़ है, इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट आपके सामने क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन सिस्टम। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जिनके द्वारा ये कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर सामने आए और अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लेकर आए, किसमें, तो एजुकेशन सेक्टर में। चलिए देख लेते हैं क्या बातें की जा रही हैं। तो टाइप ऑफ प्रोवाइडर्स अगर हम लोग देखें एजुकेशन में क्या है, तो पब्लिक है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलता है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है, फंड किया जाता है और मैनेज किया जाता है हमारे सरकार के द्वारा। वहीं अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि एक पार्टली ये फंड किया जाता है सरकार के द्वारा, यानी कि थोड़ा बहुत मदद करती है हमारी सरकार, लेकिन इंटायरली भी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो कि सेल्फ फंडेड होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो एजुकेशन के हैं ना, वो आप लोग देखो कि एक स्टेप्स है जिसमें कि सरकार की जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा कि एक और ऐसी रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम लोग बेटर एजुकेशन अपने देश में प्रोवाइड कर सके। मोस्ट मार्केट में आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो भी होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखो कि प्राइवेट स्कूल्स की जितनी भी फ़ीस वगैरह आप देखते हो या फिर कोई भी आप प्राइवेट सेक्टर्स की बात करो तो बेसिकली वो अपने प्रॉफिट पे काम करते हैं। अगर उनकी प्रॉफिट नहीं होगी तो वो स्कूल कभी भी बंद कर सकते हैं, बट सरकारी स्कूल में आपको इस तरीके की समस्या नहीं देखने को मिलेगा। एक ट्रस्ट होता है, इसलिए आप देखो कि काफ़ी अच्छी फैमिली के भी बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये एक बात होती है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर सकते हैं एजुकेशन में, लेकिन दो तरीके से। सबसे पहले है कि प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव होनी चाहिए। इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, और नॉर्मली आप देखो कि कुछ केसेस हो जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो एसेट ओनरशिप के लिए। इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा एसेट ओनरशिप हो, उस जगह पे ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएटिव लाया गया है। सेकेंड है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है आउट ऑफ फ्रेंचाइजीज, या फिर आप देखो कि आउट ऑफ फ्रेंचाइजीज कुछ फ्यू स्पेसिफिक एसेट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से एजुकेशन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स का ही यहाँ पे आपका योगदान रहेगा। कुछ फ्यू स्पेसिफिक जगह जो है या फिर थोड़ा बहुत जो है योगदान कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि क्यों हम लोग बात कर रहे हैं और क्यों इतना ज़रूरी हो गया है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन कराई जा रही है। तो देखिए, पब्लिक स्पेंडिंग को यहाँ पे रिट्रीट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हो कि आज की डेट में हमारी शिक्षा में 3% ही जीडीपी का कंट्रीब्यूट होता है, यानी कि जितना भी सरकार खर्च करती है वो हमारे जीडीपी का 3% होता है। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है जिसमें ये कहा गया है कि जीडीपी के जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाकर डबल किया जाएगा। इट मीन्स कि 6% किया जाएगा। तो सरकार इतना खर्च नहीं कर पाती है, तो इसलिए कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर आएगी तो वो पैसे लेकर आएगी, वो खर्च करेगी, तो इससे हमारी जो 6% की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जीडीपी का, तो वो हम लोग पूरा कर पाएंगे। साथ ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आपका इम्प्रूव हो पाएगा। आप लोग देखते हो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें कि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है, तो उनके पास जो है पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, टीचर्स इतने बेटर नहीं होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इससे ये ओवरकम कर पाएंगे।
टीचर बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं। सरकारी स्कूल में आप देखो कि टीचर आते भी नहीं हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इट मीन्स कि सेपरेट टॉयलेट्स भी आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ के नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ अच्छा खासा आपको प्लेग्राउंड नहीं देखने को मिलेगा। आउटडेटेड करिकुलम है, यानी कि पढ़ाई के अलावा कुछ और करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान भी नहीं देते। लैक ऑफ कंड्यूसिव गवर्नेंस सिस्टम है और जो रिसर्च इन्वायरमेंट है उसकी कमी देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्राइवेट सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। साथ ही जो इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज है, इनकी इंपॉर्टेंस आज की डेट में बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री और जो एकेडमिया है, इसमें क्या है कि इनोवेशन और जो ग्रोथ है टेक्नोलॉजी में, वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही प्राइवेट जो फिलैंथ्रोपी है उसको चैनलाइज भी किया जा रहा है। इट मीन्स कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपीज जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं लेकर आ रहे, बल्कि इनका एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिशन और विज़न भी है। तो इसलिए ये फ्रेश थिंकिंग जो कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को ही पार्टिसिपेट करते तो उससे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले एक्सक्लूशनरी यहाँ पे आप देखो एजुकेशन हो सकती है। अगर एजुकेशन को हम लोग प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम जो है एक्सक्लूसिव हो पा रही है। इट मीन्स कि ये वाइडर चॉइस दे रही है रिच स्टूडेंट को, बट इट हैज़ एक्सक्लूडेड वेरी पुअर गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इट मीन्स कि आप देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर्स की जो है वो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो समटाइम्स जो गरीब बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं, तो वो लोग जो है बच्चियों पे खर्च नहीं करना चाहते, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो इट मे बी पॉसिबल कि अगर प्राइवेट सेक्टर्स आए तो वो अपने मेंटेनेंस के कारण जो है स्कूल की फ़ीस वगैरह बढ़ सकती है। तो इससे कुछ जो सेक्शन है हमारे सोसाइटी के वो आज भी बाहर रह सकते हैं, ये पॉसिबल है। सेकेंड है कि कमर्शियलाइज भी हो सकता है हमारा एजुकेशन, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड काम करती है और इसको अगर पैसा नहीं मिला तो फिर ये काम नहीं करेगी। तो ये भी हो सकता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो हम लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए, इसके लिए पैसे वगैरह लेनी नहीं चाहिए, या फिर पैसे भी हो तो बहुत अफोर्डेबल पैसे लेनी चाहिए सॉरी, बहुत कम पैसे लेनी चाहिए जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो कमर्शियलाइज हो जाए। इनएफिशिएंट रेगुलेशन भी है। रेगुलेशन और एक्रीडेशन अगर इंडिया में देखें तो वो सेंट्रलाइज्ड है, पुअर आउटरीच, जो कि फेडरल स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उसकी भी कहानी हम लोग सुन चुके हैं, जैसे कि यूजीसी है, एआईसीटीसी की है, तो इसकी हम लोग करप्ट प्रैक्टिसेस से तो दूर है नहीं। तो इसलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को बेटर तरीके से रेगुलेट कैसे किया जाएगा। साथ ही नेगेटिव परसेप्शन है। आप देखो अगर पब्लिक और प्राइवेट को एक साथ लाते हैं तो इसमें आप लोग देखो कि कॉन्फ्लिक्ट के जो कारण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कॉन्फ्लिक्शंस जो है वो उसकी रेट भी बढ़ जाती है। तो एक नेगेटिव परसेप्शन है कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं वो काम कभी सक्सेस नहीं होता है। और ब्लैक मनी है। बहुत सारे जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो एक ट्रस्ट ऑपरेट करते हैं, सोसाइटी ऑपरेट करते हैं, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो पैसे हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं और ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी हो सकता है कि कमर्शलाइज़ किया जा रहा है, तो इसमें आपके पैसे बहुत आएंगे और पैसे जो है वो गलत तरीके से भी कमाया जा सकता है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द चैलेंजेस, जो इश्यूज़ है अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स को एजुकेशन सिस्टम में इंटर करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। वे अहेड में बताया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है। क्लियर और डिसीजिव पॉलिसी होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे। साथ ही रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, अगर हम लोग एजुकेशन में प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स की प्रोविजंस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इसमें एक बेटर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी होनी चाहिए। जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप हो, एनजीओ कोलिशंस हो, स्टेट हो, तो वो एक साथ काम करें जिससे कि एक अच्छा खासा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हमारे एजुकेशन सर्विस में बन सके। साथ ही CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल जो है उसको भी इस्टेब्लिश करना चाहिए स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने डेवलपमेंट को। स्कूल और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी यहाँ पे इनकरेज करना चाहिए कि वो पार्टनरशिप फॉर्म करे कुछ कंपनीज़ के साथ, कुछ ट्रस्ट फंड्स के साथ, कुछ सोसाइटीज़ के साथ, कुछ NGOs के साथ, जिससे कि उनको इन्वेस्टमेंट मिल सके। साथ ही हम लोग की जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसको और ज़्यादा बेटर करना होगा कि वो अपने मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आगे निकल कर आए। साथ ही मॉनेटरी और जो नॉन मॉनेटरी सपोर्ट है वो बच्चों को देना है।
स्कॉलरशिप और जो फिनेंशियल एड प्रोग्राम है उसको डेवलप किया जा सकता है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको यहाँ पे पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी यहाँ पे पैसे की सुविधा नहीं है। तो वैसे बच्चों को, वैसे लोगों को जो है यहाँ पे आप देखो कि फिनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसे वगैरह प्रोवाइड किया जाए जिससे कि बच्चे आकर पढ़ें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग है और जो प्राइवेट फिलैंथ्रोपी है ये भी एक यूज़फुल सोर्स हो सकता है फंडिंग का इस एरिया में, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। साथ ही कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर समिट्स वगैरह जो है काफ़ी इफेक्टिव तरीका है जिससे कि आप देखो कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सकता है। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को और कैसे बेटर कर सकते हैं। कुछ रिलेटेड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म किया गया है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना उसको डेवलप करने के लिए। तो ये जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है इसको यहाँ पे के कस्तूरी रंजन के द्वारा हेड किया गया, जो कि यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे देश में लाया गया है उसके भी हेड के कस्तूरी रंजन ही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस रखा गया है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का, जिसमें कि आप देखो ये कहा गया है कि कमेटी यहाँ पे 4 NCR इट मीन्स कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को यहाँ पे डेवलप करेंगे, वो भी स्कूल एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए और टीचर एजुकेशन के लिए और एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो 4 तरीके के जो यहाँ पे फेज़ के बच्चे हैं, यानी कि बच्चे हो गए, स्कूल एजुकेशन हो गई, अर्ली चाइल्डहुड हो गई और भी पहले वाले बच्चे, टीचर एजुकेशन हो गई या फिर एडल्ट एजुकेशन हो गई। तो इन सब के लिए यहाँ पे 4 आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। सारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या कोविड-19 पैंडेमिक का जो सिचुएशन है उसकी कैसी इम्प्लीकेशन हो पा रही है। तो आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई है, कई ऐसे फैमिली है जो कि आप देखो कि पेरेंट्स की डेथ हो गई और बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो बहुत सारी परेशानियाँ आपको देखने को मिली है। बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीबी सीमा के नीचे आ चुके हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं, तो फिर उनको पढ़ाई करने में काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी दिक्कत है। तो इसलिए कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो हालत है वो थोड़ी गंभीर है, तो उस सिचुएशन से उभरने के लिए यहाँ पे रखा गया है। अगर हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपका प्रोवाइड करेंगे कुछ सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग, लर्निंग प्रैक्टिसेस जो कि हमारे स्कूल में हो सके। वही अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो ये लास्ट 2005 में प्रिपेयर किया गया था और कई बार इसको जो है रिवाइज़ भी किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फॉलो किया जाता है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है कि वो अपने स्कूल की जो करिकुलम है उसको रिवाइज़ करे। और ये कैसे हो सकता है, तो जो NCERT आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिलता है, तो SCERT भी होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसमें पार्टिसिपेट करके। साथ ही अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो ये भी आपका पार्ट है जो कि इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, तो उसका भी ये पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्टेप्स लिया जा रहा है हमारे देश में जिससे कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कानून है जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं कि हर एक बच्चों के यहाँ पे अधिकार है एजुकेशन का। तो यहाँ पे कहा गया कि सारे नॉन माइनॉरिटी जो प्राइवेट स्कूल्स है उनको ज़रूरत है कि 25% सीट्स जो है अपने स्कूल में एंट्री लेवल क्लास में जो है मार्जिनलाइज्ड बच्चों के लिए रखे, सेव करके रखे। साथ ही इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम है, ये आपका 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत UGC के द्वारा 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर किया गया कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे रैंकिंग अचीव करना, टॉप 500 में जो है सारे इंस्टीट्यूशन को रैंक लेकर आना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, तो ये पॉलिसी के बारे में हम लोग ने डिटेल देखा। यहाँ पे भी आप देखो कि जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसको यहाँ पे रखी गई है, इसके रेगुलेशन की बात की गई है। और एजुकेशन में जो कमर्शियलाइजेशन है, आज की डेट में आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो लाखों के पैसे ले लेते हैं। और ये भी आप देखते हो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गेट का तैयारी करने के लिए, IIT की तैयारी करने के लिए, इवन UPSC की तैयारी करने के लिए जो है उनके माता पिता को अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी बेच के बच्चे आज के डेट में पढ़ रहे हैं, तो हमारे देश की स्थिति कहाँ है, कहाँ हम लोग जा पा रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हो। तो ये इसको कहते हैं कि कमर्शलाइज हो चुकी है एजुकेशन, तो इसको रोकना होगा। साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 100% FDI है, वो भी हमारे ऑटोमेटिक रूट में जो कि एजुकेशन सेक्टर में इसको अलाउ किया गया है। तो इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देखो कि 2 तरीके से आता है, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है और एक गवर्नमेंट रूट होता है। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है, परमिशन लेना होता है, जिसमें कि काफ़ी डिले होती है। तो इसलिए 100% जहाँ भी FDI हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक रूट से कर रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है तो वो ऑटोमेटिक आ सकते हैं, नो नीड ऑफ एनी अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, सो ये सारी बातें हैं यहाँ पे।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में हो रही है, तो इसके बारे में बात की गई है। आई होप कि आपके पास ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गई होगी कि हमें क्यों ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने की। अगर पार्टिसिपेट करती भी है हमारे एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर, तो इससे क्या इश्यूज़ फेस किया जा सकता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया है, वे अहेड देखें और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी देख लिए। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेसन। रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं यहाँ पे कल कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद हमारा सिर्फ साइंस एंड टेक का ही पोर्शन बचता है और फिर आपकी ये मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले जितनी भी टॉपिक आपकी बची हुई है जुलाई मंथ की, अगस्त मंथ की, उसे मैं कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग को डेली 4 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है, इस मैगज़ीन को कंप्लीट करना है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।